वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन पर। आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी वर्णमाला को डिस्कस करेंगे। ये हम लोगों का क्लास नंबर 4 होने वाला है। अगर आपने इससे पहले हिंदी की क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपीपीएससी टॉपिक वाइज हिंदी का प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, आप उसमें से 3 क्लास को देख लीजिएगा। उसमें इससे पीछे की क्लासेस कराई जा चुकी हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हिंदी आती है तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको जहां जरूरत पड़े आप नोट्स बनाते चलिएगा, कॉपी पेन के साथ क्लास देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, अगर आप हमारे पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये टीम का नंबर दिया गया है, आप इन नंबर से संपर्क करके जुड़ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पे यहाँ में जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ये हमारा लिंक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे व्यंजन का वर्गीकरण, देखिए पिछले क्लास में ना मैंने डिस्कस किया कि व्यंजन क्या होता है। एक बार मैं फिर से बता दूं, कोई भी ऐसा वर्ड जिसे स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है, स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है, उसे व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन की संख्या आपने देखा था, व्यंजन की संख्या 39 होती है ना। अब यहाँ पे व्यंजन का वर्गीकरण दिया गया तो देखिए यहाँ पे लिखा गया जो स्पर्श व्यंजन है इसकी संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन 4 होता है, उष्म व्यंजन 4 है, संयुक्त व्यंजन 4 है और द्विगुण व्यंजन इसकी संख्या 2 है। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे स्पर्श व्यंजन क्या होता है तो क से लेकर के म तक, है ना, ये जो टोटल 25 होता है, क वर्ग में आपको 5 मिलेगा, क ख ग घ अंग, है ना। ऐसे च वर्ग में 5 मिलेगा, च छ ज झ इ। ट वर्ग में 5 मिलेगा, ट ठ ड ढ अड़। त वर्ग में 5 मिलेगा, त थ द ध न और वापस से प वर्ग में भी 5 मिलेगा। तो क से म तक जो 25 व्यंजन होते हैं इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद देखिए य र ल और व, ये जो 4 व्यंजन है इसको हम लोग उष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं, सॉरी अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो ये जो 4 है य र ल व, इसको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। उष्म व्यंजन की श्रेणी में आता है स ख स और ह, ये 4 उष्म व्यंजन है। और इसी तरीके से संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे, छ त्र ज्ञ और स्र, ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। और द्विगुण व्यंजन ड़ और ढ, है ना। तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था, है ना, कि इसकी कहानी क्या होती है। तो इसको अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। अब इसके आगे की कहानी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए इसके आगे क्या है, देखिए अब यहाँ पे दिया ना उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन। उच्चारण स्थान मतलब जब हम वर्णों का उच्चारण करेंगे, है ना, उच्चारण करने पर हमारे कंठ से जो आवाज निकलेगी, मतलब हमारे गले से जो आवाज निकलेगी वो गले के किस हिस्से से निकलेगी, है ना। तो उच्चारण स्थान के आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए कंठ, कंठ का मतलब अगर आप कभी भी क ख ग घ अंग को उच्चारित करेंगे, अगर इसका उच्चारण करेंगे तो इसमें जो वायु जो मुक्त होगी ये कंठ के माध्यम से होगी, मतलब कंठ के सहारे से वायु मुक्त होगी। तो क ख ग घ अंग, इसको कंठ व्यंजन कहते हैं। और कंठ व्यंजन का एक नाम और होता है कोमल तालव्य। तो कभी आपसे पूछ ले कि कोमल तालव्य क्या है, कोमल तालव्य, तो यहाँ से आप याद रखिएगा कंठ को ही कोमल तालव्य कहते हैं। यहाँ पे पूरा नाम लिख देते हैं कोमल तालव्य, है ना। तो क ख ग घ अंग, मैंने इसका ट्रिक भी बताया था पीछे, है ना, KTM 2 आपको ट्रिक याद होगा, इससे आप 25 को बड़े आसानी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक। तो उच्चारण स्थान के आधार पर क ख ग घ अंग ये कंठ स्वर है, मतलब कंठ व्यंजन है। अब बात करेंगे तालव्य, है ना, तालव्य व्यंजन की बात करेंगे तो तालव्य व्यंजन क्या होता है, जिनके उच्चारण में जो जीभ होता है ये तालु को स्पर्श करता है, ठीक है। आप बोल के देखिए च च, जैसे ही च बोलेंगे ना आपका जीभ क्या होगा, ऊपर तालु को स्पर्श करेगा, मतलब मसूड़े के थोड़ा सा नीचे, छ छ ज झ। देखो आप बोलेंगे ना तो ऊपर वाले दांत में मसूड़े के थोड़ा सा मतलब आगे आप आएंगे तो वहां पे आपका जीभ स्पर्श कर रहा है, तो इसको हम लोग तालव्य कहते हैं। तो देखिए जो च वर्ग होता है, च वर्ग के साथ य और न, ये तालव्य व्यंजन होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। अगला है मूर्धन्य। मूर्धन्य व्यंजन की बात करेंगे। मूर्धन्य व्यंजन क्या होता है, देखिए जब मूर्धन्य व्यंजन का उच्चारण किया जाता है तो जो जीभ होता है ये मूर्धा, मूर्धा मतलब तालु के बीच का ऊपर वाला जो कठोर भाग होता है उसको स्पर्श करता है। जैसे देखिए ट ट,
आप जब ट बोलेंगे ना, आप उच्चारण करके देखिए, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ट ठ ड। अब जहां पे आपने पीछे देखा था ना, तालव्य में जहां स्पर्श कर रहा था उससे थोड़ा सा और ऊपर चला गया है ना, जो दांत के ऊपर मतलब गैप वाला जगह होता है वहां पे स्पर्श कर रहा है, उसको मूर्धन्य कहते हैं या फिर मूर्धा कहते हैं। तो ट वर्ग और साथ में स, खटकोर वाला जो स होता है, ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। ठीक, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। वर्ष, वर्ष व्यंजन क्या होता है? ठीक है, देखिए वर्ष व्यंजन में भी ये जीभ जो है मसूड़ों को थोड़ा स्पर्श करते, जैसे न, ल, र, स, है ना, मसूड़ों के थोड़ा सा ऊपर, मतलब ये सब हल्का फुल्का ना आसपास स्पर्श करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम स्ट्रक्चर अगर बनाए, मान के चलिए आपके दांत का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया, है ना। जब आप बोलेंगे तो देखिए एक बार आपका जीभ यहाँ पे स्पर्श होगा, एक बार यहाँ पे स्पर्श होगा, ऐसे यहाँ पे स्पर्श होगा, तो अलग अलग नाम दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग दंत व्यंजन। देखिए दंत व्यंजन क्या होता है? इसमें ना आपका जीभ जो है आपके दांत को टच करेगा। ठीक, जैसे देखिए त, थ, द, है ना। अब जब इन सबको बोलेंगे त, थ, द, ध, है ना, तो ये आपके दांत को टच करेगा, इसलिए इसको दंत व्यंजन कहा जाता है। ओष्ठ की बात करेंगे, ठीक है, ओष्ठ में देखिए प, फ, ब, भ, म। आप बोल के देखिएगा, जैसे आप प, फ, ब, भ उच्चारित करेंगे, आपके दोनों होठ आपस में टच होंगे, प, फ। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा बता दिया, है ना। बाकी इसका एक सॉल्ट ट्रिक है, आप देखिए 25 व्यंजन को ना बड़े आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इसका ट्रिक है कि TMDO, है ना। ये क वर्ग का है, ये च वर्ग का है, ट वर्ग का है ना, ये त वर्ग का है और ये प वर्ग का है। मतलब क, ख, ग, घ अंग आप यहाँ से देख सकते हैं कंठ है ना। च, छ, ज, झ, इ ये आपका क्या है? तालव्य है। इसके बाद ट, ठ, ड, ढ, अड़ ये मूर्धन्य है, यम फॉर मूर्धन्य। और यहाँ पे देखिए त, थ, द, ध, न, है ना। न को इस श्रेणी में रखा भी जाता है, नहीं जाता तो यहाँ से आप अभी हम लोग यहाँ पे नहीं रखे, है ना, तो इसमें आप न को एक्सेप्शन मान सकते हैं। और ओ फॉर ओष्ठ, प, फ, ब, भ, म। ठीक, तो आप यहाँ से क्लियर कर ले होंगे। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए उच्चारण स्थान के आधार पे यहाँ पे लिखा गया दंतोष्ठ। दंतोष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ दोनों का हेल्प आएगा, है ना। तो दंतोष्ठ है प, फ, है ना, तो प, फ को दंतोष्ठ माना जाता है। अब एक चीज यहाँ पे और लिखा नहीं है, मैं इसको बताता हूँ। जो ह होता है, ह, है ना, ह को, ह की अगर बात करें इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इसको काकल्य व्यंजन भी कहा जाता है, काकल्य व्यंजन। आप इसको याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है कि ह का उच्चारण स्थान क्या है, तो काकल्य व्यंजन कहते हैं, या इसको स्वर यंत्र मुखी भी कहा जाता है, स्वर यंत्र मुखी। तो आप यहाँ पे उच्चारण स्थान के आधार पे कितने प्रकार से हो सकते हैं, पूरा हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे उच्चारण प्रयत्न के आधार पे, मतलब उच्चारण प्रयत्न जब किया जाएगा आंतरिक प्रयत्न के आधार पे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो जब आंतरिक प्रयत्न के आधार पे बात करेंगे तो देखिए स्पर्श व्यंजन, ये आपने पीछे पढ़ रखा है, क से म तक पूरा स्पर्श व्यंजन होता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो च वर्ग होता है ना, च वर्ग, च वर्ग का मतलब च, छ, ज, झ, इ, है ना, इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। देखो स्पर्श संघर्षी कहते हैं क्यों है? क्योंकि देखिए इसको जब बोलेंगे ना च, छ, ज, कुछ घर्षण के साथ वायु बाहर निकलता है, तो इसको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। अब आएगा उष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन, है ना। उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन की बात करेंगे तो इसको जब बोला जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा ना घर्षण ज्यादा होता है, जैसे स, ख, स, ह, यहाँ पे घर्षण हो रहा है, मतलब थोड़ा सा संघर्ष की आवश्यकता हो रही है, तो इसको संघर्ष व्यंजन कहेंगे, संघर्षी व्यंजन या उष्म व्यंजन। चलिए अगले सॉरी फ्रेंड्स, देखिए अगला है पार्श्विक व्यंजन। तो पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, इसको आप याद रखिएगा। इसमें ल आता है, पार्श्विक व्यंजन यहाँ पे लिखा हुआ है ल, है ना। पार्श्विक व्यंजन की डेफिनेशन की बात करेंगे, जो सांस है ये आपके जीभ के पार्श्व से निकलती है, पार्श्व मतलब बगल से निकलती है, ल, है ना, ल। आप बोल के देखिए ल, जैसे बोलेंगे ना जीभ के बगल से आपकी सांस बाहर मुक्त होगी, तो पार्श्विक व्यंजन है। अब एक आपका आता है र, र को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा, र को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, आपसे पूछेगा पार्श्विक व्यंजन क्या है, या लुंठित व्यंजन क्या है, प्रकंपित व्यंजन क्या है। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अगला स्लाइड यहाँ पे और दिया है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन में दो आते हैं, अड़ और ढ़। देखिए इसको ना ड़ कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा पढ़ता है, ये जो पढ़ता, यहाँ पे इसको ड़ पढ़ा जा रहा है, ड़, है ना, और इसके बाद पढ़ाई करना है, पढ़ना, तो देखो इसको ढ पढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों को उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, है ना, इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन क्या होता है? किसी भी वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है, पांचवा अक्षर मतलब जैसे अंग हो गया, है ना, अंग के बाद इया हो गया, अड़ हो गया, अड़ के बाद न हो गया, म हो गया। जो किसी भी व्यंजन का पांचवा अक्षर होता है किसी वर्ग का, तो वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है इसको अनुनासिक कहते हैं। ठीक, तो इसको भी आप याद रखिएगा, अनुनासिक क्या होता है। अनुनासिक व्यंजन का उच्चारण करने में जो हवा है ये नाक से बाहर निकलता है,
अंग, ञ, अड़, न, म। आप देखेंगे ना तो इसमें नाक की हेल्प ली जा रही है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए उच्चारण प्रयत्न मतलब बाह्य प्रयत्न के आधार पर बात करेंगे। तो देखिए बाह्य प्रयत्न के आधार पे व्यंजन को अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। देखिए अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके। अघोष व्यंजन क्या होता है? देखिए जिन व्यंजन के उच्चारण में मतलब गले से हवा तो निकलती है लेकिन जो स्वर यंत्र है ना उसमें कंपन नहीं होता है। देखिए इनका जब उच्चारण किया जाएगा ना तो स्वर यंत्र में कोई भी कंपन नहीं होगा, स्वर यंत्र में कंपन नहीं होगा। अब ये तो डेफिनेशन रही है ना। अब यहाँ पे डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, ऑप्शनल क्वेश्चन पूछेगा। तो अघोष व्यंजन होता क्या है? किसी भी वर्ग का, वर्ग मतलब जो आपने लिखा था क वर्ग, च वर्ग, पहला और दूसरा अक्षर जो होता है और साथ में विसर्ग, ये हमेशा क्या होते हैं? ये सब आपके होते हैं अघोष व्यंजन, है ना। देखिए अघोष क्या होता है? इनके उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता है। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जैसे क ख, ठीक है, आप बोल के देखिए ना क ख, स्वर यंत्र में कोई भी कंपन नहीं होगा। ग देखिए क ख के बाद अब छ छ, ठीक है, इसके बाद और आगे आएगा ट ठ। ठीक, यहाँ पे देखिए जो पहला दूसरा मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए क ख, इसके बाद च छ, इसके बाद ट ठ, फिर त थ प फ। अब जब इनका उच्चारण आप करेंगे ना तो स्वर यंत्र में कोई भी कंपन नहीं होने वाला। आप बोल के देख लीजिए क ख, कोई कंपन नहीं। अब वहीं पे आप जैसे ग बोलिए ग, आप देखेंगे ना स्वर यंत्र में थोड़ा सा वाइब्रेशन हो रहा है। तो अगले टर्म की हम लोग बात करेंगे तो अगला जो डेफिनेशन आपका ये सघोष व्यंजन। तो सघोष व्यंजन क्या होता है? अगर सघोष की बात करेंगे तो इनके उच्चारण पर कंठ में कंपन होता है। मतलब जो स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र इसमें कंपन होता है, स्वर यंत्र में कंपन होगा। तो जब स्वर यंत्र में कंपन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? सघोष या फिर घोष बोलेंगे। अब देखिए वर्ग का पहला दूसरा यहाँ पे आ चुका है तो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग के जो तीन अक्षर हैं ये आपके क्या होते हैं? सघोष होते हैं। जैसे आप बोल के देखिए ग घ अंग, आप बोलेंगे ना तो आपके गले में कंपन आएगी। जैसे देखिए ज झ इ, है ना, तो कंपन आ रहा है, इसको बोलते हैं सघोष व्यंजन। तो आपको खाली डायरेक्ट इतना याद रखना है, जो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर होता है उसको अघोष कहते हैं, है ना। तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको सघोष कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट और भी आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अल्प प्राण। देखिए अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है? जिसके उच्चारण में कम वायु की कम मात्रा निकलती है। मतलब आप इसको बोलेंगे ना तो यहाँ पे वायु की कम मात्रा रिलीज होगी। अब अल्प प्राण होते क्या? देखिए किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो अक्षर है ना, ये वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर ये हमेशा अल्प प्राण होता है। जैसे देखिए क, है ना, ग अंग। आप और आगे बढ़ेंगे, देखिए च ज इय, है ना। आप देखिए ना क बोलिए फिर ख बोलिए, ख में ज्यादा वायु निकल रहा है ना, ज्यादा आपको थोड़ा सा दबाव ज्यादा देना पड़ रहा है। तो जब भी अल्प प्राण की बात करेंगे तो इनके उच्चारण में वायु की कम मात्रा उत्पन्न होती है, महाप्राण में वायु की ज्यादा मात्रा उत्पन्न होती है। तो महाप्राण देखिए यहाँ पे अल्प प्राण आपका पहला, तीसरा और पांचवा हो चुका है, तो महाप्राण कौन आएगा? दूसरा और चौथा। जैसे देखिए ख, यहाँ पे घ भी आएगा, पहले ख, ठीक है, ख घ, फिर देखिए यहाँ पे जैसे च के बाद छ, ठीक है, ज के बाद झ। अब देखिए ना आप बोल के देख लीजिए क और ख में जब आप क बोलेंगे ना, क, आप हवा बहुत कम निकल रहे हैं, आप ख बोलिए, ख थोड़ा से खींच कर आवाज निकलेगा। तो यहाँ से देखिए आपको क्लियर हो चुका है। आपको बस डायरेक्ट याद रखना है सघोष किसी वर्ग का पहला दूसरा, अघोष किसी वर्ग का पहला दूसरा, सघोष किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा, और महाप्राण दूसरा और चौथा। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे क्या डेटा है हम लोग देखते हैं। देखिए अगले स्लाइड पे यहाँ पे दे रखा है विसर्ग के बारे में, है ना। तो अब विसर्ग की बात करेंगे। देखिए विसर्ग का प्रयोग प्रायः यहाँ पे प्रायः रहेगा, ये वर्ड मिस्टेक है, ठीक है, प्रायः स्वर के बाद किया जाता है। मतलब जब भी आप विसर्ग लिखेंगे ना, विसर्ग को हमेशा हमेशा स्वर के बाद लिखेंगे। जैसे देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रातः काल, तो आपको लग रहा होगा कि ये तो त के बाद लिखा गया, तो त के बाद नहीं लिखा गया। देखिए जैसे प्रातः काल आपने लिखा है ना, प्रातः काल, तो प्रातः काल कैसे रहा होगा? देखिए यहाँ पे प्रातः में जैसे मैं त को बता रहा हूँ, देखिए आपने प्रा लिखा है ना, त में पहले त रहा होगा, इसके बाद यहाँ पे अ या आया होगा। तो जो हलंत ये विसर्ग लगा है, विसर्ग किसके बाद लगा है? और स्वर के बाद लगा है। तो विसर्ग का प्रयोग हमेशा स्वर के बाद किया जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये इसका प्रयोग प्रायः
प्रायः स्वर के बाद किया जाता है। ठीक, इसका प्रयोग हिंदी के तत्सम शब्दों में होता है, मतलब जहां पर भी विसर्ग लगेगा। देखिए यहाँ से एक क्लू आप ये भी पकड़ सकते हैं, अगर किसी भी हिंदी के शब्द में विसर्ग लगा हुआ है तो तत्सम शब्द रहेगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखा है, जैसे प्रातःकाल, अंतःकरण, दुख इत्यादि। जो विसर्ग है ना, इसका उच्चारण ह के जैसे होता है। विसर्ग का उच्चारण किसके जैसा है? ह के जैसे। देखिए ह जो होता है, ह आपका घोष मतलब सघोष व्यंजन है, लेकिन विसर्ग क्या है? विसर्ग की ध्वनि अघोष मानी जाती है। आपने पीछे भी देखा था कि जो विसर्ग होते हैं अघोष होता है। तो विसर्ग से रिलेटेड इतना डेटा है, इससे ज्यादा आपको पेपर में नहीं मिलेगा कभी भी। यहाँ से 100% आपके क्वेश्चन बन जाएंगे अगर विसर्ग से बनना होगा तब। तो देखो क्या क्या याद रखना, विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद होता है। ठीक है, इसका प्रयोग हिंदी के तत्सम शब्दों में होता है, इसका उच्चारण ह के जैसा होता है, और विसर्ग क्या होता है? विसर्ग एक अघोष ध्वनि होती है। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए अगले स्लाइड पे क्या डेटा दिया है यहाँ पे। अब आपको चंद्र बिंदु के बारे में दिया है। देखिए चंद्र बिंदु की बात करेंगे, यह हिंदी की अपनी ध्वनि है, मतलब यह हिंदी की खुद की ध्वनि है, किसी भाषा से नहीं आई हुई है ना। देखिए चंद्र बिंदु बनेगा ऐसे, पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये है हिंदी की अपनी ध्वनि है, इसका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है, मतलब चंद्र बिंदु संस्कृत में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, चलिए अब और भी आगे बढ़ते हैं। चंद्र बिंदु के उच्चारण के समय हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे देखिए आपने लिखा होगा गाँव, है ना, गाँव, गांव लिखा जाता है, ऊपर चंद्र बिंदु लगता है ना। आपने जैसे आंगन लिखा होगा, आंगन, है ना, जैसे मां लिखा जाता है ना। तो ये सब यहाँ पे देखिए चंद्र बिंदु है। तो चंद्र बिंदु हिंदी की अपनी ध्वनि है, संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं है ना। इसके उच्चारण के समय हवा मुंह और नाक दोनों से निकलेगी। ठीक, अब बात करेंगे चंद्र। देखिए यहाँ पर देखिए सिर्फ चंद्र है, चंद्र का मतलब यहाँ पे देखिए ऐसे बनेगा, इसके ऊपर बिंदु नहीं रहेगा। ये देखिए यह चंद्र बिंदु के समान होता है, परंतु इसमें बिंदु नहीं होता। देखिए यहाँ पे मैंने पहले बताया इसमें बिंदु नहीं रहेगा। इसका उच्चारण औ के समान या ओ के समान होता है, या प्राय अंग्रेजी के शब्दों में आता है। जैसे आपने डॉक्टर लिखा होगा, डॉक्टर, है ना, ऐसे लिखा रहता है डॉक्टर, है ना। तो इसको डॉक्टर नहीं पढ़ते हैं, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर, है ना। ओ का मतलब ओ या औ का प्रोनाउंसिएशन आता है, उच्चारण आता है डॉक्टर, है ना। जैसे आपने ऑफिस, है ना, ऑफिस, ऑफिस ऐसे लिखा जाता है। ठीक, जैसे तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर हो गया, ऑफिस हो गया, है ना। ये सब चीज होते हैं यहाँ पे इंग्लिश में इसका प्रयोग, मतलब इंग्लिश के शब्दों में किया जाता है। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर क्या दिया? देखिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, इन पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए पॉइंट क्या दिया है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए जितने भी स्वर है ना, सभी के सभी स्वर सघोष माने जाते हैं। स्वर का मतलब अ से लेके कहाँ तक? अह तक या फिर औ तक। ठीक है, औ तक। क्यों? क्योंकि जो अंग और अह होता है उसको अनुस्वार की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो आपके स्वर है ना, ये सब के सब क्या माने जाते हैं? घोष माने जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आप कमेंट करिएगा क्या होता है। देखिए उम्मीद है कि आपने कमेंट किया होगा। अंतस्थ व्यंजन होता है य, र, ल और व। इसको भी क्या माना जाता है? इसको भी माना जाता है सघोष। ठीक है, स, ख, स अघोष, परंतु ह घोष होता है। देखिए स, ख, स की बात करेंगे तो इसको आप अघोष की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन जो ह होता है ह, इसको सघोष या घोष माना जाता है। उष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। उष्म व्यंजन मतलब स, ख, स और ह, ये जो है ये महाप्राण माने जाते हैं। ठीक है, ये महाप्राण है। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन जो है ये सब अल्प प्राण माने जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन यहाँ पे लिखा है य, र, लव, ये महाप्राण मतलब अल्प प्राण होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए तो ये देखिए हम लोग की व्यंजन की पूरी क्लास रही। अब अगर आपने स्वर और व्यंजन दोनों की कंप्लीट क्लास कर ली है तो आपके कहीं से भी क्वेश्चन बने हिंदी में, अगर वर्णमाला का क्वेश्चन रहेगा तो आप 100% आराम से अटेंड कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं निकलेगा। आप वीडियो को देखिएगा, जहां जरूरत पड़ेगी आप नोट्स बनाइएगा और इसको बार बार रिपीट कीजिएगा। किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, हिंदी का कोई भी क्वेश्चन आपका अगर वर्णमाला से आता है तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। आज आपके लिए एक HW है, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। आपका HW ये है कि जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन, है ना, संयुक्त व्यंजन जो है ये बने किससे होते हैं? पहली बात ये, और इसके बाद ये होते कौन कौन से? मतलब संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, इनकी संख्या 4 है। तो ये 4 क्या क्या होते हैं और कौन से संयुक्त व्यंजन किससे बने होते हैं, इसके बारे में आपको कमेंट करना है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। और इस प्रकार के क्लास को निरंतर पाने के लिए आप हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।